क्या खूब कहा है, कुछ लम्हे गुजारे हैं मैंने भी अपने खास दोस्तों के संग। लोग उन्हें वक्त कहते हैं, हम उन्हें ज़िंदगी कहते हैं। इसलिए दोस्तों सदैव अपनों के करीब रहें, उनकी मदद करें, क्योंकि ज़िंदगी नहीं रहती लेकिन अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। इसी सोच और विचार के साथ आप सभी का स्वागत आपके अपने कार्यक्रम धरती दोहरारी में। स्वीकार करें डॉक्टर कोमल कौशिक का प्रणाम। दोस्तों, स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ दिमाग निवास करता है। शारीरिक, मानसिक और खुद से खुद को जोड़ने का कार्य करता है योग। इसलिए कहते हैं रोग भगाए योग, और जो करे रोज योग नहीं होगा रोग। और आज के हमारे मेहमान ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इस कला के साथ साथ दूसरों को तो स्वस्थ करा ही है, औरों को भी और अपने को भी स्वस्थ और प्रसन्न रखने का कार्य कर रहे हैं। आइए मिलकर के स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान अदिति जैन, जो कि एक योग प्रशिक्षक हैं, और साथ में हमारे साथ हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए योगाचार्य विपिन कुमावत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस प्रोग्राम में। कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ इस मंच पर आकर के? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ दूरदर्शन का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ योग को प्रस्तुत कर सकूँ या योग के बारे में कुछ बता सकूँ। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। धन्यवाद बहुत बहुत जी। जीवन के पन्नों को अगर हम पीछे पलटते हैं तो हर एक इंसान का एक मुख्य हिस्सा होता है उसका बचपन। अगर हम बात करें आपके बचपन की, तो आप कहाँ पले बड़े, कैसा रहा आपका बचपन? मेरा बचपन बहुत ही साधारण सा रहा। मैं जयपुर में ही पली बड़ी हूँ। बहुत ही मतलब मेरे फादर एक बिजनेसमैन हैं, तो हमारा जीवन मोस्टली घर में ही कटा। ज़्यादा सोशलाइज नहीं हुए हम कभी, बस स्कूल से घर, घर से स्कूल। तो बहुत ही सिंपल सा मेरा बचपन रहा। एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ मैंने मेरा बचपन व्यतीत किया है। तो बस घर में भाई बहनों के साथ हंसते खेलते दिन गुजरे, तो बहुत अच्छा रहा सर। बहुत बढ़िया। आगे हम बात करें आपकी एजुकेशन की, तो आपकी सारी एजुकेशन कहें तो ज़्यादातर जयपुर में ही हुई है जी। 2011 में आपने ग्रेजुएशन बीकॉम किया, 2013 में आप पीजी एमकॉम किया राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और फिर आपने एमए किया योगा में। बाद में आपने योग के अंदर ही टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी किया, और वर्तमान में आप काफ़ी संस्थाओं के साथ मिलकर के योग का प्रचार और प्रसार कर रही हैं। तो हम जानना चाहेंगे योग से आपका कैसे जुड़ाव हुआ, इसके पीछे क्या वजह और ख़ास प्रेरणा रही? योग से मेरा जुड़ाव बचपन से था। जिस स्कूल में मैं पढ़ी जैसे कि, तो वहाँ पे योग मतलब टीचर होते थे, तो मेरा रुझान बचपन से ही था योग की तरफ। पर फिर जब हायर एजुकेशन करी तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया योग से। शादी हो गई, फिर शादी होने के बाद जब प्रेगनेंसी हुई, कंसीव किया, उसके बाद काफ़ी वेट गेन हो गया। तो जिससे काफ़ी समस्याएं आती थी खुद को भी रूटीन में ढालने के लिए, घर के काम करने के लिए या बच्चा संभालने में। तो मतलब खुद को उठाना बैठाना भी मुश्किल होता था कि खुद कैसे उठे बैठे। तो धीरे धीरे लोगों से मिलना, घर वालों ने कहा कि नहीं खुद के लिए कुछ करना चाहिए, थोड़ा वर्कआउट स्टार्ट करें। फिर एक टीचर से मिलान हुआ मेरा, जो मेरे गुरु हैं। उन्होंने मुझे इसकी तरफ डाइवर्ट किया कि हाँ, बहुत बेसिक से वो मेरे घर ही आए, उन्होंने मुझे वहीं सिखाना चालू किया। तो उनसे रुझान बढ़ा मेरा। मैंने बहुत समय तक उनके साथ जुड़ के मैंने खुद पे काम किया। पहले खुद को एक जिस पोस्चर में थी मैं आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर प्रेगनेंसी, उससे खुद को बैक टू द नॉर्मल लाने में मुझे काफ़ी 1-1.5 साल लगा। तो उसमें मेरे टीचर का, मेरे गुरु का बहुत बड़ा योगदान है। उसी से फिर मेरा रुझान योग की तरफ बढ़ा, क्योंकि जब मैंने खुद को ठीक करा, मुझे मेरे घर में कहा जाता था कि तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगी, तुम कभी रिड्यूस नहीं कर पाओगी। पर जब मैंने खुद को ठीक किया तो मेरा रुझान इस तरफ बढ़ा। जब मैंने कहा जब मैं खुद के लिए कुछ कर सकती हूँ तो मैं किसी और के लिए भी कुछ कर सकती हूँ। तो फिर मैंने इसे एज अ प्रोफेशन अपनाया। जी जी। योग शब्द की अगर हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति युज संस्कृत शब्द से हुई है, और इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। योग का अगर हम प्राचीन में जाएं तो हमारे शंकर भगवान को इसको आदि गुरु माना जाता है। बाद में वैदिक ऋषियों ने इसको प्रारंभ किया, और आगे जाकर के भगवान कृष्ण और महावीर और बुद्ध ने इसको अपने हिसाब से विस्तार दिया। अगर कहें योग को सुव्यवस्थित किया पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने। तो पतंजलि जो अष्टांग योग है, जिसमें बहिरंग योग जो आते हैं, हम कहें यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, और अंतरंग योग आते हैं ध्यान, धारणा, समाधि, जो कि मुख्य कहें कि योग का आधार है। इसी को लेकर के आप योग को किस प्रकार परिभाषित करेंगे? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न था आपका। अब इस बात में मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा ये नियम 8 हैं, तो हम अगर विस्तार से शुरुआत से बात करें, यम, नियम, आसन, तो आज के इस दुनिया में चाहे हम अपनी हम मेरी या मैं आपकी बात करूँ, तो हम यम नियम तब तक नहीं अपना सकते जब तक हम आसन में ना जाएं। यम का मतलब है अहिंसा, सत्य, अस्त्य। कौन आज अहिंसा नहीं करता, या कौन सिर्फ सत्य ही बोलता है, या कौन कोई भी गलत काम नहीं करता? हर दूसरा इंसान, मैं कहती हूँ हर पहला इंसान इसको फॉलो करता है। तो जब हम अपनी दिनचर्या में
आसन या प्राणायाम योग को लेके आते हैं, या कोई भी तरह का ऐसा वर्कआउट जो आपकी मानसिक स्थिति को पीस दे, वो लेके आते हैं, मन में स्थिरता लाते हैं, जब तक हम यम और नियम पे नहीं खरे उतर सकते। हम योग को अपनी ज़िंदगी में लाएं, हमने आसन किए, हम आसन करने के बाद जब स्थिरता आती है तो हम प्राणायाम तक पहुंचते हैं। प्राणायाम में जब हम अपने मन को स्थिर करते हैं, व्यवस्थित करते हैं अपने दिमाग को, कि हमारे विचार इधर उधर ना जाएं, हमें सही गलत की पहचान होने लगती है, तब हम यम और नियम की बात कर सकते हैं कि हमें पता होता है हाँ जो मैंने किया वो सही है, या वो उसके लिए सही है, या मेरे लिए गलत है, तो हम उसकी तभी बात कर पाएंगे। फिर हम बढ़ते हैं आगे प्राणायाम के बाद प्रत्याहार पे। अब हम प्राणायाम करके अपनी इंद्रियों पे इतना कंट्रोल, ये नहीं कि मैंने आज एक दिन प्राणायाम किया तो मैंने वो कंट्रोल पा लिया अपनी इंद्रियों पर, इसके लिए समय लगता है। धीरे धीरे जब हम उस लेवल तक पहुंचते हैं कि हम अपने इंद्रियों पर कंट्रोल पा सकें, तब हम प्रत्याहार की बात करते हैं कि अपने इंद्रियों पर पूर्ण तरह से अपना कंट्रोल होना प्रत्याहार कहलाता है। फिर जब हम अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकते हैं तो हम कुछ धारण कर सकते हैं कि हाँ मैंने आज कुछ धारण किया अपने लिए, कि जब तक मैं ये कोई भी चीज़ मैंने ये ना, अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं अपने कोई भी और अच्छे काम नहीं करूंगी। आज मैंने एक धारणा धाई कि अगर मेरे जीवन मैं भोजन तभी ग्रहण करूंगी जब मेरा ये काम हो जाए, तो मैंने एक धारणा धाई। तो वो स्थिरता आती ही नहीं जब तक हम खुद को उस लेवल तक पहुंचा सकें। फिर ध्यान समाधि, ये तो बहुत ऊंचे दर्जे की बात हो गई, पर इसका मतलब ये नहीं कि समाधि में हम खुद का देह त्याग देते हैं। समाधि में यही मतलब हुआ कि हमें अच्छे बुरे का अंतर हमारे जीवन से खत्म हो जाता है। क्या अच्छा है उससे भी खुशी नहीं, क्या बुरा है उससे भी दुख नहीं, तो एक सामान्य सा जीवन हो जाता है, अच्छे बुरे का भेद खत्म हो जाता है कि क्या जिंदगी में अच्छा है क्या बुरा है, सब एक जैसा लगता है। तो ये मैं इसी के जरिए मैं योग को मतलब अष्टांग योग को और योग को कंबाइन करना चाहूँगी। बहुत बढ़िया। जो आचार विचार की आपने बात कही, इसलिए कहते हैं कि योग जीवन जीने की कला है। तो आगे हम बात करें योग का समय और नियम क्या है, यानी योग दिन में कब और कितनी बार करें, या कहें कि दूसरी दृष्टि से एक आम आदमी अगर योग सीखना चाहे तो वो कितने दिन में सीख सकता है? योग का समय और नियम हम वैसे सभी जानते हैं कि हमें अगर कुछ भी, हमारा पहला प्रायोरिटी क्या होती है कि हम सुबह उठ के हमारा प्राणायाम खत्म करें, और यही सही समय भी है। जब हमारा पेट, हम सुबह उठते हैं, हमने जल ग्रहण किया, हमारा बोल सिस्टम क्लीन हुआ, तो हमारा पेट एकदम एम्प्टी है, तो वो बेस्ट टाइम है कोई भी तरह का योग या कोई भी तरह का वर्कआउट करने के लिए। पर बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि हमें सुबह, या तो हम सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाते, और उठते हैं तो उठते हमारी भागदौड़ जिंदगी की ऐसी है कि हम अपने आप को समय दे नहीं पाते। तो दिन भर में चाहे हम अपने लिए आधा घंटा ही निकालें, वो ऐसा सुनिश्चित समय हो कि हमारे भोजन और हमारे व्यायाम के बीच में 3 से 4 घंटे का कम से कम अंतर हो, तो हम उसके बाद कोई भी तरह का अभ्यास अपने लिए कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कर सकते हैं। फिर आपने कहा कि कितने दिन में योग सीखा जा सकता है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई एक दिन में या एक महीने में या एक साल में योग सीख लेता है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो सालों साल लग जाते हैं लोगों को सीखने के लिए, या उस लेवल तक पहुँचने के लिए जहाँ आप धारणा ध्यान समाधि तक पहुँच सकें। तो योग का मैं ये मतलब आपकी कोई लिमिट नहीं, इट्स एंडलेस, यू कैन लर्न, मतलब आप कितने समय तक भी उसको सीख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपने कही कि सुबह का समय योग के लिए बहुत अच्छा होता है, और एज ए डॉक्टर मैं बताना भी चाहूँगा दर्शकों को, एक रिसर्च कहती है कि जो कार्टिसोल हार्मोन है, जो स्ट्रेस इंड्यूसिंग हार्मोन कहलाता है, वो सुबह के उस वक्त प्रहर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है, और कहते हैं कि उस वक्त अगर बॉडी को रिलैक्स करने वाली आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छी होती है। यानी उस वक्त योगा प्राणायाम को करना सुबह के लिए अति उत्तम माना गया है। आगे हम बात करेंगे कि 21 जून जिस तारीख को हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, जिसको ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। और हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन होता है, और उस दौरान की गई कोई भी आध्यात्मिक क्रिया योग, उसका कहते हैं कि लाभ बहुत अच्छा होता है। तो एक तरह से 21 जून को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का महत्व और बढ़ जाता है। जहाँ स्वामी विवेकानंद ने विश्व को हमारी प्राचीन योग शक्ति से अवगत कराया, उसी को आगे बढ़ाया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्हीं के प्रयासों से प्रस्ताव पारित हुआ। 2003 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम है मानवता, मानवता के लिए योग। तो हम जानना चाहेंगे जो आजकल के हमारे युवा हैं या हम आम लोग हैं, उनके जीवन में योग से किस तरह का परिवर्तन आया है, और हमारे जो युवा हैं वो किस तरह से जागरूक हो सकते हैं, उनके दैनिक जीवन का हिस्सा योग कैसे बने। जी बहुत बढ़िया। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने योगा को एक
एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया। पर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के बाद योग अभी भी उस दिन तक ही सीमित रह गया है। 21 जून आते ही हर तरफ हलचल मच जाती है योगा को लेके कि हमें खुद को कहीं ना कहीं प्रेजेंट करना है, हमें कैमरा पे आना है। तो ये एक नॉर्मल सी टेंडेंसी हो गई है आम जनता की। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ 21 जून तक ही खुद को समेट के ना रह जाएं, इसके बाद भी योग को अपनी ज़िंदगी में उतारें। बहुत, मैं ये नहीं कहती कि एक दिन में आपको बेनिफिट मिल जाएगा कोई, या एक दिन में आप अपने आप में कुछ सुधार ला पाएंगे। तो हम जब जीवन से अपने आप को या किसी चीज़ को अपने से जोड़ते हैं तो एक लंबे समय, खुद को एक स्टैंडर्ड समय दें कि हाँ, कम से कम कुछ समय के लिए हम उस चीज़ को या कोई भी तरह की एक्सरसाइज को अपने जीवन में लेके आएँ कि उसका सही या गलत हमारे अपने आप को लेकर क्या होगा उसका फैसला ले पाएँ। अब आज की जो भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, इसमें लोगों के पास समय तो बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक, समय नहीं, पर हम कुछ समय, हम अभी अपना बेड छोड़ते हैं तो बेड छोड़ते तुरंत काम पे ना जाएं, 5 मिनट पहले उठ जाएं, अपने समय से 5 मिनट पहले उठ जाएं। कुछ भी ऐसी एक्सरसाइज जो हम अपने बेड पे कर सकें वो करें। अब मैं अपने सहयोगी को बताऊंगी, वो आपको करके बताएंगे कि हम बेड पे करने वाले क्या कुछ बेसिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो दोनों पैर सीधे करेंगे, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ सीधे तरफ, दोनों हाथ राइट डायरेक्शन में लेके जाएंगे, then left, right and left। वापस दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ आगे लेके जाएं, दोनों हाथ से पैर पकड़ेंगे, गर्दन सामने। ये कुछ बेसिक स्ट्रेचिंग है। उसके बाद दोनों पैर वापस स्थिति पे आएं, दोनों पैर मोड़ें, सुखासन में बैठेंगे। राइट हाथ से लेफ्ट घुटना पकड़ेंगे, लेफ्ट हाथ सुखासन में बैठें, राइट हाथ से लेफ्ट घुटना पकड़ें, लेफ्ट हाथ सर के ऊपर से राइट साइड बेंड करें। इसी तरह से दूसरी ओर दोहराएंगे। दोनों पैर सीधे, वज्रासन में आएंगे, राइट पैर मोड़ें, लेफ्ट पैर मोड़ेंगे, दोनों हाथ ऊपर, आगे झुकते जाएं शशक आसन की ओर, हिप्स और हील्स टच। तो ये कुछ बेसिक एक्सरसाइज हैं जो हम उठने से पहले अपने बेड पे कर सकते हैं, जिससे हमारे शरीर में कुछ हलचल हो। क्योंकि उठते ही तुरंत अपने काम में लग जाना, तो वो जो स्टिफनेस लेटे बॉडी में आ जाती है, उससे हम कुछ बेसिक आसनों से रिलैक्स पा सकते हैं। बहुत हैं, पर मैं विस्तार से इतना डिटेल में अभी बता नहीं पाऊंगी, तो मैं संक्षेप में यही। बहुत अच्छा डेमोस्ट्रेट किया विपिन जी ने। आगे हम बात करेंगे। कहते हैं कि जितनी लंबी गहरी श्वास उतना ही उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु। तो अगर हम बात करें श्वसन क्रिया की, तो हमारी श्वसन क्रिया किस प्रकार की होनी चाहिए, कैसे हमारा श्वसन, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये आम तौर पे पता नहीं होता है कि श्वास प्रश्वास का क्या नियम है और कैसे करना चाहिए। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इन दिनों ये बात बहुत देख रही हूँ। आम तौर में हमें किसी की बात, मतलब जो जानते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, पर नॉर्मली जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें श्वास लेनी नहीं आती। जी, हम सिर्फ, ठीक है, वो एक दिनचर्या, अभी मैं बोलूँ आपसे या किसी से कि आपको श्वास लेनी है, तो हम क्या करते हैं, पेट अंदर फिर पेट बाहर। पर एक्चुअल में श्वास लेने का सही तरीका क्या है, वो मेरे सहयोगी आपको बताएंगे। जी, जब हम श्वास लेते हैं तो अब हमारे अंदर कुछ जा रहा है, तो हमारा पेट ऑटोमेटिकली फूलेगा, तो पेट बाहर की ओर। जब श्वास लेंगे तो पेट बाहर की ओर, अब श्वास खाली करेंगे तो पेट अंदर की ओर। मैंने ये बात अपने, मतलब मेरे ध्यान में ये बात आई जब मेरे एक स्टूडेंट ने, मैंने अपने स्टूडेंट को बोला कि आप मुझे श्वास लेके दिखाएं, आप श्वास कैसे लेते हैं। तो वो जब श्वास लिए तो पेट अंदर, श्वास खाली करे तो पेट बाहर। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं मैम, आप गलत बता रहे हैं। मैंने कहा, आप जब खाना खाते हैं तो पेट फुलाते हैं या पेट पिचकाते हैं? तो बोले साहब पेट फुलाते हैं। तो मैंने कहा, आप श्वास खा रहे हैं तो आप पेट फुलाएंगे कि पेट पिचकाएंगे? तो बोले नहीं, सही है, पेट फुलाएंगे। तो श्वास लेने का सही तरीका यही है कि जब हम श्वास भरते हैं तो पेट फुलाएं और श्वास खाली करते हैं तो पेट पिचकाएंगे अंदर की ओर। बहुत अच्छे से आपने अपनी टीचिंग कला के द्वारा उस बच्चे को समझाया, धन्यवाद। आगे हम बात करें आजकल की जो भाग दौड़ की जीवन शैली है, जिसमें हमारे आजकल के जो युवा प्रोफेशनल हैं, जो एक ही जगह घंटों ऑफिस में बैठे रहते हैं, और अक्सर देखा गया है उनके अंदर स्ट्रेस,
सर्वाइकल लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या आ जाती है। पेशेंस की कमी हो जाती है। घर हो या ऑफिस हो, अपने कार्य के बोझ के कारण से वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगते हैं। उनके अंदर इतनी पेशेंस की कमी हो जाती है। तो इस तरह के वर्किंग लोगों के लिए योग की ऐसी कौन सी क्रियाएं की जाएं कि कम समय में उसी जगह पर रहते हुए वो अपने आप को स्वस्थ रख सकें और अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि कर सकें? जी, पहले तो आपने कहा कि जो लोग समय पे एक जगह बैठ के काम कर रहे हैं, सबसे पहले उनको अपने खान पान को सुधारना चाहिए। बिल्कुल। अब आपका इतना भागम भाग बड़ी जिंदगी है, आपको खुद के लिए 2 वक्त की रोटी खाना ही मुश्किल है, तो पहले तो वो समय बटोरें अपने लिए कि आप अच्छा स्वस्थ और घर का बना खाना खाएं। जब तक आप अच्छा आहार नहीं लेंगे तो आप अपने शरीर को अच्छा कर ही नहीं सकते। जी। आजकल बाहर की खाना सब ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, भाई समय नहीं है, कौन खाना बनाएगा, बाहर से ऑर्डर किया, तुरंत आया खाना और खा के खत्म, और खा के सो जाना, क्योंकि समय तो है ही नहीं, सुबह फिर उठना है। तो इंसान को सबसे पहले अपने खाने के पैटर्न को सुधारना चाहिए। पहले अच्छा खाएं जिससे अच्छी नींद पाएं। हम समय से उठेंगे तो फिर हम समय से खुद के लिए कुछ कर पाएंगे। अब फिर बात करते हैं कि नहीं साहब अभी भी हमारे पास तो समय नहीं है, तो हम डेस्क पे अपनी चेयर पे बैठ के कुछ बेसिक आसन कर सकते हैं। बैठे बैठे जैसे आपने कहा कि सर्वाइकल हो जाता है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, तो ये बिल्कुल आम बीमारियां आजकल देखने को मिल रही हैं, क्योंकि इतना समय, भाई सुबह 9 से रात के 10 आप चेयर पे ही बैठे हैं, कोई मूवमेंट ही नहीं है आपका। तो मैं ये कहना चाहूँगी उन लोगों को कि आप सबसे पहले हर थोड़ी देर में अपनी चेयर से उठें, कुछ आसपास की वॉक करें और वापस बैठें। एक शॉर्ट वॉक आपकी टेबल से दूसरे टेबल तक ही हो चाहे वो, पर एक शॉर्ट वॉक ज़रूर करें। जी। ठीक। दूसरी बात मेरे सहयोगी बताएंगे कि अब हमें चेयर पे बैठे बैठे पूरे टाइम कंप्यूटर पे काम करते रहने से हमारी रिस्ट लॉक हो जाती है। तो दोनों हाथ सामने करें, अंगूठा अंदर लेके मुट्ठी बंद करेंगे, रिस्ट रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। रिस्ट रोटेशन घुमाएं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, रेस्ट। ठीक, ये एक पहली एक्सरसाइज जो हम चेयर पर बैठे कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम फ्रोजन शोल्डर की, क्योंकि बैठे बैठे हमारा शरीर चाहे पूरा टॉप टू बॉटम अकड़ जाता है। अब फ्रोजन शोल्डर की बात करें तो दोनों हाथ साइड बाय साइड लेंगे, हाथ मोड़ें, दोनों हाथ कंधों पर, एल्बोस टच करते हुए रोटेट करेंगे हाथ, क्लॉक एंड एंटी क्लॉक। ये बहुत आम सी एक्सरसाइज है जो हम चेयर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। रेस्ट। उसके बाद सीधा हाथ ऊपर करेंगे, सीधा हाथ ऊपर, मोड़ के लाएं पीछे कंधे की ओर, उल्टे कंधे पे। राइट हाथ से लेफ्ट एल्बो होल्ड करेंगे और लेफ्ट एल्बो को धक्का देंगे नीचे की ओर। ऐसे दोहराएंगे दूसरी तरफ से भी। जी, धन्यवाद। बड़ी ही अच्छी उपयोगी हमारे ये युवा जो ऑफिसों में काम करते हैं उनके लिए साथ में प्रैक्टिकल उनको देखने को मिला, बड़ा ही अच्छी जानकारी रही। फिर अब हम बात करें सर्वाइकल की, जो एक्चुअली प्राइम समस्या है, क्योंकि दिन भर लैपटॉप पे बैठे रहना, या सर्वाइकल आजकल छोटी छोटी उम्र में हो जाता है। हम बात ऑफिस वर्क की तो बाद में बात करेंगे, क्योंकि बच्चे भी तो फोन पे ही हैं। बिल्कुल। तो वो जो कर्व स्टार्टिंग से बिल्ड होता जाता है, समय आते आते तो गर्दन बिल्कुल ही झुक जाती है। तो कुछ बेसिक एक्सरसाइज सर्वाइकल की भी करेंगे। राइट हाथ राइट फेस पे रखेंगे। अब हाथ का प्रेशर चेहरे की ओर और चेहरे का प्रेशर हाथ की ओर बनाए रखेंगे, पर गर्दन मूव नहीं करेंगे इस दौरान। इसी तरह से लेफ्ट हाथ से दोहराएंगे, लेफ्ट हाथ लेफ्ट चीक पर पूरा प्रेशर दें, गर्दन मूव नहीं करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, फिंगर्स इंटरलॉक करें, हाथ फोरहेड पे रखेंगे और फोरहेड का प्रेशर हाथ पे और हाथ का प्रेशर फोरहेड पे। जी बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। आगे हम बात करेंगे, आपकी एक बहुत बड़ी हॉबी है गाना गुनगुनाने की, तो हम चाहेंगे कि कुछ चंद लाइन हमारे साथ भी आप गुनगुना के सुनाएं। मैं कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी। हाँ बिल्कुल। एक हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है, बहुत ही आम, आप लोग ने काफ़ी बार सुनी होगी, पर मुझे मेरे लिए बहुत प्रेरक है, तो मैं वही सुनाना चाहूँगी। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। छोटी चींटी दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है, 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास इतना खास होता है कि चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। मेहनत उसकी हर बार होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत खूब।
आगे हम बात करें हमारे सीनियर सिटीजन, जिनको बढ़ती हुई उम्र के साथ तो बीमारियां होती ही हैं, जब वो रिटायरमेंट के बाद जो उनका एकांगीपन होता है वो डिप्रेशन का मुख्य एक बेसिक कारण होता है। तो ऐसा कौन सा योग करें जिससे उनको एक तरह से फिट रह सकें और प्रसन्न रह सकें? पहले तो ये रिटायरमेंट वाली बात हम करें तो जब रिटायरमेंट पे हम आते हैं तो हमें दोस्तों के साथ बैठना चाहिए जी। हमारे जो दोस्त हमसे काफ़ी समय से जुड़े हैं, जी। या आजकल जैसा चलन है गार्डन्स में जो योग शिविर लगाए जाते हैं उनमें जाएं, वहाँ लोगों के बीच में रहें, बिल्कुल। हाथ से योग करें। तो उनके लिए प्रायोरिटी यही है, जितना खुश रहेंगे वो उतना खुद को अपने डिप्रेशन से निकाल पाएंगे। तो ग्रुप में रहें, पहली बात। अकेले बैठे रहना, चुपचाप रहना, ये उनकी बीमारी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। तो ग्रुप में रहें, योगा अभ्यास करें जिसमें आसन से ज़्यादा हास्य योग हो, तो वो करें। उसके बाद टहलें, सुबह शाम की वॉक निश्चित करें अपने लिए कि हाँ हमें वॉक तो करनी ही है, और प्रायोरिटी पे मॉर्निंग वॉक जो हमें फ्रेश एयर दिला सके, जो उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। जो क्योंकि एक उम्र के बाद प्रकृति से जितना, एक उम्र के बाद क्यों, बचपन से ही हम बात करें तो प्रकृति से जुड़े रहना, तो अंत तक हमारे जीवन, जब तक हमारा जीवन का अंत ना हो हम प्रकृति से जुड़े रहें, तो मॉर्निंग वॉक तो बेस्ट टाइम होता है वॉक के लिए, तो वो उन लोगों को करनी चाहिए। बहुत बेसिक से आसन। अब अगर कोई समस्या ना हो एक बुजुर्ग व्यक्ति को या एक रिटायरमेंट की एज तक आके, तो आप हर कुछ कर सकते हैं। बहुत से लोग तो जिम जाते हैं, हाँ जी, हैवी वर्कआउट तक करते हैं, पर मैं फिर भी यही बोलूंगी कि हम अपने शरीर के अनुसार अभ्यास करें। हमारा शरीर जितना हमें चलने को बोले उतना चलें, जितना झुकने को बोले उतना झुकें। तो अपने अनुरूप अपना अभ्यास होना चाहिए, या कोई भी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए। आगे हम बात करें आदि आबादी महिलाओं की, जो कि आज की तारीख में किसी भी कार्य में कहीं भी पीछे नहीं है। महिलाओं में मुख्यतः देखा गया है प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद और मीनोपॉज के समय जो शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं, तो वो योग द्वारा उसको कैसे मैनेज कर सकती हैं? जी, आजकल प्रेगनेंसी योगा बड़ा प्रचलित है। बिल्कुल, पर शुरुआत घर से होनी चाहिए। जब आपको पता चलता है आज पहले दिन, पहली बात तो जो इंसान कभी एक्सरसाइज नहीं किया वो सिर्फ प्रेगनेंसी योगा में नहीं जा सकता। मैंने आज तक तो अपने शरीर को नहीं हिलाया, मैं आज प्रेगनेंसी में आते ही शरीर को हिलाऊंगी तो वो मेरे लिए हानिकारक होगा, लाभदायक नहीं। तो आपको पता है कि अगर आपको अपने जीवन में कुछ अपनाना है, प्री प्लानिंग है, भाई मुझे ये काम करना है मेरे जीवन में, मुझे प्रेगनेंसी चाहिए मेरे जीवन में, तो पहले तो मैं उससे पहले ही अपने शरीर के साथ कुछ तरह का व्यायाम चालू करूं, कोई भी तरीके का हो चाहे वो। फिर इस लेवल तक आना चाहिए कि हाँ अब मैं उस सिचुएशन में हूं कि मैं कंसीव करना चाहती हूँ। अब कंसीव करने के बाद प्रेगनेंसी योगा, बहुत बेसिक आसन होने चाहिए। प्रायोरिटी पे प्राणायाम करना चाहिए, जितना अधिक प्राणायाम करेंगे वो खुद के लिए और शिशु के लिए, दोनों के लिए बहुत लाभदायक होगा। बाकी तो और आम जनता तो फिर इंस्टाग्राम या यूट्यूब देख के एक्सरसाइज कर रही है, हालांकि वो गलत है। हमें कभी भी किसी प्रशिक्षक के बगैर एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम किस पोस्चर में जा रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, वो हमें तो लगता है हमारी तरफ से सही है, पर कितना सही और कितना गलत वो हमसे जो ऊपर बैठे हैं वो ही हमें निश्चित तौर पे बता सकते हैं। अब प्रेगनेंसी योगा तो बिल्कुल भी अकेले ना करें, बहुत अच्छे आजकल हर जगह प्रेगनेंसी योगा के प्रशिक्षक अवेलेबल हैं, तो उन्हीं की गाइडेंस में जितना आपके डॉक्टर्स आपको अलाउ करें, आपको उतना ही वर्कआउट करना चाहिए प्रेगनेंसी योगा में। फिर बात आई मेनोपॉज की, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अब मेनोपॉज के बाद बहुत से मूड स्विंग्स रहते हैं फीमेल्स में, हर छोटी छोटी बात चिड़चिड़ाहट की ओर ले जाती है। तो वही पहले मैं बोलूँगी कि बेसिक आसन से आप अपने मेनोपॉज की समस्याएं दूर कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे सहयोगी ने आपको करके बताया था, दोनों पैर सीधे कर दोनों हाथ ऊपर पश्चिमोत्तानासन लगाया, तो ऐसे कुछ बेसिक आसन, दोनों पैर सीधे करें, दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए आगे झुकेंगे, पैर का पंजा पकड़ें, गर्दन सामने की ओर। अब मैं कहूंगी कि मैं बोलूं कि मुझसे तो मेरे पैर नहीं पकड़ में आते, तो हम इसी को एक बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे और बेल्ट के इस्तेमाल से करके दिखाएंगे। जी, दोनों पैरों के नीचे बेल्ट लगाएं, एल्बोज घुटने पर टिका के रखें, गर्दन सामने की ओर। तो ये एक आसान तरीका हो गया उस तरह तक पहुंचने के लिए। दूसरा आसन, राइट पैर मोड़ेंगे, लेफ्ट पैर सीधा, राइट हाथ पैर के अंदर से कमर के पीछे, राइट हाथ पैर के अंदर से पेट के सामने, राइट हाथ पैर के अंदर से कमर के पीछे। जी, बिल्कुल सही। लेफ्ट हाथ पीछे से लेके जाएं,
दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। अगर सर और घुटना मिला सकते हैं जी। तो मिलाएंगे, वरना नजरें सामने की ओर। ये एक मेनोपॉज का बहुत ही अच्छा आसन है, जी। मारिच्य आसन नाम है इसका। ठीक है, रिलैक्स करें, दूसरे पैर से दोहराएं। अब ये भी बेल्ट के जरिए कर सकते हैं। मैं कहूंगी बिल्कुल। मेरा हाथ नहीं पकड़ में आता तो एक बार बेल्ट से करके दिखा दें। दोनों हाथों में बेल्ट लें। इस तरह से दोनों बेल्ट्स पकड़ें तो हम हाथ न, जो लोग हाथ नहीं पकड़ सकते वो इस बिल्कुल। तरह से इस आसन तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। ठीक, रिलैक्स, दोनों पैर सीधे। लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, वज्रासन। राइट पैर मोड़ें, ऊष्ट्रासन की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर उठेंगे। राइट हाथ से राइट एड़ी, लेफ्ट से लेफ्ट, गर्दन लटका दें, ऊष्ट्रासन। ये भी बहुत ही अच्छा आसन जी। है मेनोपॉज की ओर, या मैं कहूँगी डायबिटीज़ के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन माना जाता है बिल्कुल। ये। रिलैक्स, धन्यवाद। वज्रासन की आपने जिक्र की, कहते हैं शायद यही एक आसन ऐसा है जो खाना खाने के बाद भी हर स्थिति में हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं एक बार बीच में बोलना चाहूंगी, माफी चाहती हूँ। वज्रासन, अब कुछ आजकल घुटनों की समस्याएं इतनी हैं कि लोगों से वज्रासन नहीं लगता। जी। तो हम वज्रासन स्टैंड के जरिए वज्रासन लगाना बताएंगे कि वज्रासन कैसे लगाया जाता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मार्केट में इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन, वरना आप बनवाना चाहें तो कोई भी इसको बनवा सकते हैं। जी। ये वज्रासन स्टैंड है, दोनों पैर इसके अंदर लेके जाएंगे, आराम से इसको रखें। अब पूरा प्रेशर हिप्स का इस स्टैंड पे है, घुटनों पे कोई तरह का प्रेशर नहीं। बिल्कुल। तो जिनसे वज्रासन नहीं लगता वो इस तरह से इस वज्रासन तरीके में से कर जाएंगे। सकते हैं। तो आप जैसे जो बात कर रहे हैं भोजन के बाद बैठने को, तो जो लोग नहीं बैठ सकते वो इस तरह से बिल्कुल। भोजन के और बाद। ये अक्सर अर्थराइटिस की समस्या बिल्कुल, बिल्कुल। अमूमन एक एज के बाद सबको हाँ, होती है। बिल्कुल सही। तो ये जा घुटनों की समस्या तो आजकल कॉमन है। कॉमन है, तो बिल्कुल ये अपनाया जा सकता है वज्रासन लगाने के लिए। वैसे तो योग का लाभ शरीर के सभी रोगों में हमको मिलता है, पर हम आजकल अक्सर देखने में आता है न्यूरोपैथी के केस, जिसमें कहते हैं नर्व डिसऑर्डर, जी जिसमें नर्व धीरे धीरे अपना एक तरह से काम करना कम हो जाता है, या कहें उसका फ्लो करंट का कम हो जाता है। और इसके कई कारणों में से एक मुख्य कारण है डायबिटीज़, और हमारे यहाँ डायबिटीज़ के केस भारत में बहुतायत में बहुत है। है। तो योग के द्वारा हम न्यूरोपैथी से किस तरह से निजात मिल सकती है हमको? जी, बहुत बढ़िया। डायबिटीज को लेके कुछ आसन हैं, जैसे एक तो अभी हमने उष्ट्रासन करके बताया आपको, ठीक। उसके बाद आप नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएं, वज्रासन में ही बैठेंगे। पर दोनों हाथ सामने, अंगूठा अंदर लेके मुट्ठी बंद करेंगे, मुट्ठियां पेट के पास लेके आए, नाभि की ओर। मंडूक आसन में जाएंगे, श्वास खाली करते हुए आगे झुकें। जितनी देर इस जी। पॉस्चर में रह सकते हैं उतनी देर इस पॉस्चर में रहने के बाद श्वास भरते हुए वापस ऊपर की ओर आएंगे। ये बहुत ही अच्छा आसन माना जाता है डायबिटीज के लिए। बिल्कुल। मतलब इसको दोहराएं कम से कम 5 से 7 बार, एक बार करने से नहीं, 5 से 7 बार, और जितनी देर आप होल्ड कर सके, 10 सेकंड 20 सेकंड, आपकी लिमिट के अनुसार धीरे 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 उसको बढ़ाएं और ये आसन करें। आ जाएं वापस, पैर सीधे कर लेंगे, लेट जाएं, भुजंगासन लगाएंगे। दोनों हाथ चेस्ट के पास, नाभि तक का शरीर उठाएं, इनहेल करते हुए, नजरें सामने, कुछ सेकंड होल्ड करेंगे, 10 सेकंड 20 सेकंड, देन रिलैक्स। रिलैक्स, दोनों पैर मोड़ें अपनी ओर, राइट हाथ से राइट एंकल होल्ड करेंगे, लेफ्ट से लेफ्ट, धनुरासन, खुद को ऊपर की ओर खींचें, सामान्य श्वास गति, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होल्ड करें, देन रिलैक्स। दोनों हाथ चेस्ट के पास, दोनों हथेलियों पे अपना पूरा प्रेशर देते हुए पीछे की ओर आ जाएं, वज्रासन में बैठें, वज्रासन में बैठें, शशकासन लगाएंगे, हिप्स एंड हील्स टच, आगे झुक जाएं,
जो भी आसन जी। जिसका प्रेशर हमारे पेट की ओर पड़े, या जहाँ हमारे पेट पे खिंचाव हो, जी। वो आसन हम डायबिटीज में बहुत अच्छे से कर सकते हैं या बहुत ही लाभदायक होंगे डायबिटीज में। जी जी। डायबिटीज़ की हमने बात की, हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि योग तो आपको डायबिटीज़ में अपना योगदान मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपकी डाइट हैबिट्स का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि आपका जो खान पान है डाइट के अंदर विशेष रूप से अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल निषेध करेंगे या बंद करेंगे तो आपकी शुगर जल्दी कंट्रोल होगी, जैसे गेहूँ, चावल और आलू। क्या करने से आपको फ़ायदा होगा, तो उसमें है आपके दाना मेथी, आप कहें कड़ी पत्ता के 4 पत्ते आप सुबह चबा सकते हैं। तो इस तरीके से योग और डाइट के कॉम्बिनेशन से आप डायबिटीज़ जैसे रोग से अपने आप को निजात पा सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करेंगे, मोटापा आजकल एक मुख्य बड़ी समस्या है, तो वजन घटाने के लिए कौन सी योग क्रियाएं की जा सकती हैं? मैं कहती हूँ सभी योग क्रियाएं करें, ऐसा एक स्पेसिफिक नाम तो मैं नहीं दूंगी जी। कि हाँ वजन घटाने के लिए एक ही क्रियाएं, बहुत सी क्रियाएं, कुछ हमने अभी नहीं, आपको पर किसी को हम कहेंगे कि तो वो सभी करनी है तो वो एकदम से करने के लिए शायद उतना, तो कुछ विशेष जैसे कि उनसे कम से कम करने से उसको लाभ हो। पहले तो मैं कहती हूँ आप नॉर्मल वॉक करना जी, चालू करें। बहुत बढ़िया। जब तक हम शरीर को हिलाएंगे हिलाएंगे नहीं, हलन नहीं। चलन नहीं होगा बिल्कुल, शरीर में, बिल्कुल। तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कुछ समय के लिए मैं यही कहूंगी उस इंसान को पहले महीना भर खुद को इतना बाउंड कर लें कि मुझे 1 घंटा की वॉक तो करनी ही है। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो 1 घंटे की वॉक करने लगेंगे तब उस स्थिति में आएंगे कि हाँ अब मैं अपने साथ कुछ आसन कर सकता हूँ, या मैं बैठने योग्य हूँ कि मैं एटलीस्ट एक सुखासन में आलकती पालकती लगा के तो बैठ पाऊंगा। तो आसनों की तो कोई लिमिट ही नहीं, मतलब अपार अथा आसन है जो हम मोटापे पे काम कर सकते हैं। ऐसी योग क्रियाएं जो कि कौन व्यक्ति नहीं कर सकता, या किस तरह की बीमारियों से जो ग्रस्त हैं कि भाई वो आसन नहीं करने चाहिए, या कहें हम क्लिनिकल बैकग्राउंड को देखते हुए जी। जो उनको सावधानी बरतनी चाहिए? जी, जैसा भी आपने कहा लंबस जी। स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक। अब जिनको कमर में दर्द है या बैक पेन का कोई भी पेशेंट हो, बिल्कुल। हम लंबस स्पॉन्डिलाइटिस एक बहुत भारी नाम न देके बैक पेन बोलें, तो उस इंसान, जो भी इंसान को बैक पेन है, उससे आगे झुकने की कोई भी एक्सरसाइजेज नहीं करनी चाहिए। जो भी काम करें, अब उसको अगर मान लीजिए मैं कहती हूँ मेरा कुछ सामान गिर गया, तो हमारी आदत होती है हम तुरंत झुके, तुरंत उठ के ले लिया, तो आराम से बैठ के उठाए, फिर उठ के वापस खड़ा हो जाए। तो इसी तरह से कोई भी फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइजेज उसको नहीं करनी चाहिए। जी जी। भारी कोई वेट लिफ्टिंग की एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए जिसमें उसका प्रेशर उसकी कमर पे पड़े, तो वो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। फिर हम बात करें घुटने के दर्द, जैसा कि ये वज्रासन स्टैंड है, तो पहले घुटनों के जिनको भी घुटनों में दर्द है उन्हें घुटने जी। मोड़ने वाली कोई भी एक्सरसाइज नहीं करानी चाहिए। वज्रासन स्टैंड के थ्रू वज्रासन लगवाना चाहिए। बेल्ट के थ्रू घुटने की काफ़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं वो, जिनमें उनको घुटने के दर्द में आराम भी आता है। कुछ एक्सरसाइज मैं बताना चाहूंगी अगर आप मुझे इजाजत दे तो। ब्लॉक लेंगे, सीधे बैठ जाएं, ब्लॉक सामने, दोनों पैर सामने, ब्लॉक पे बैठेंगे नहीं, दोनों पैर सीधे करें, ब्लॉक अपने नीचे से निकालें और पैर की एड़ी के नीचे लगाएं। ब्लॉक निकालेंगे नीचे से, दोनों पैर सीधे करें, दोनों पैर सीधे, राइट पैर की एड़ी के नीचे ब्लॉक लगाएंगे, एड़ी के नीचे, पंजा टाइट करें, घुटने दबाएं अंदर की ओर, कुछ देर इसी पोजीशन में बैठेंगे। अब इस तरह से घुटने टाइट हो गए, पंजे खिंचे हुए हैं, तो पूरा प्रेशर घुटनों पे है, वरना आमतौर पे जब हम पैर सीधे करके बैठते हैं तो हमारे घुटने मुड़ जाते हैं। जी। इस तरह से घुटनों पे पूरा प्रेशर हुआ तो घुटने टाइट हुए। अब इसी ब्लॉक को घुटने के नीचे लेके आ जाएं, आप एड़ी से हटाएं, घुटनों के नीचे लेके आएंगे, अब यही दोहराएंगे वापस। पहले एड़ी के नीचे लगाया हमने, अब हम घुटनों के नीचे लगाएंगे, तो एड़ियां उठा लें, खींच के रखें पंजे अपनी ओर, इस तरह से ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही एक्सरसाइज हम बेल्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। जी। तो घुटनों में दर्द जिनको भी घुटनों में दर्द है उनके लिए बहुत ही लाभदायक एक्सरसाइज है, उनको काफ़ी आराम मिलेगा इसमें। अब हम चाहेंगे जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कोई शॉर्ट में संदेश देना चाहें। जी, मैं यही बोलना चाहूँगी, जैसा मैंने पहले भी कहा अपनी बात में, कि योग दिवस पे ही योगा न करके रह जाएं। अपने आप को योग के प्रति इतना जागरूक करें कि अपने जीवन में योग को उतारें।
योग नहीं, कोई भी तरह का अभ्यास जो आपको लगे कि मुझे खेलना चाहिए, भागना चाहिए या सिर्फ वॉक करना चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी व्यायाम जो आपके शरीर को सूट करे वो अपनाना चाहिए, वो ज़रूर अपनाएं। मेरी बस यही आप सबसे प्रार्थना है कि अपने आप को स्वस्थ रखें, चुस्त दुरुस्त रहें, किसी भी तरह से कोई भी साधन अपनाएं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अब वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, अपनी बातचीत को हमें यहीं विराम देना होगा। आप आए, इतनी अच्छी उपयोगी जानकारी दी, आप और आपके सहयोगी दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद। दोस्तों, आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले आपके लिए हेल्थ टिप्स। नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ सिर करके कभी भी ना सोएं, क्योंकि नॉर्थ पोल खींचता है। हमारा हिमालय हर वर्ष 1.29 सेंटीमीटर खिंच रहा है। जब आप खड़े होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के अनुसार हृदय का ब्लड फ्लो काम करता है, लेकिन जब आप लेट जाते हैं और सिर अगर आपका उत्तर की तरफ होता है तो ब्लड का फ्लो ज़्यादा आपका ऊपर की तरफ हो जाता है, जिससे जल्दी उम्र में स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज और अटैक आने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए किस डायरेक्शन में सोना आपके लिए स्वास्थ्य के लिए उत्तम है? दक्षिण दिशा में सिर रख करके सोना चाहिए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें डॉक्टर कोमल कौशिक को। नमस्कार।